हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग सॉलिड स्टेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम आपको बता दें कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बैंड थ्योरी पढ़ी थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंड थ्योरी। तो उसके बाद जस्ट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या खेल रहता है इसमें, और ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉपर्टी हम क्लासिफाइड कर देते हैं 5 पार्ट में सॉलिड को। शायद आप लोग सुने होंगे डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तो ये तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे। बट इसके बाद 3 मैग्नेटिक और आ गई प्रॉपर्टीज, जैसे हमारी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। तो ये चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ के जाइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियो की जो भी नोट्स है वो आपको यहाँ पे केवल समझने पे फोकस करना है, क्योंकि नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए, वहाँ से आप PDF ओपन करके नोट्स बना लीजिएगा। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे हमारा जो टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। बात करें स्टूडेंट्स, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहाँ से सॉलिड में, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, देन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, अगर बात करें कि ये हमारा सॉलिड है, अब सॉलिड तो एटम के अरेंजमेंट से बना है, या मॉलिक्यूल के या आयन के, और वो रेगुलर अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और ये जो सॉलिड है किससे बना है? एटम से। क्लियर? अब एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी समझ लीजिए, और ये जो एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फोकस नहीं करना है, टोटली बात करनी है किसकी हमको? इलेक्ट्रॉन की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारी ये पृथ्वी यानी अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर इस फिगर को हम यहाँ पे देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर ये देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है? ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के इस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल मोशन। ये ऑर्बिटल मोशन शो कर रहा है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार हमारी अर्थ सन के चारों ओर तो चक्कर लगाती है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी राउंड करती है, एज इट इज़ इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे राउंड करता है। मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एक स्पिन है। इसको हम स्पिन मोशन कहते हैं, या इसको हम एक्सिस मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक प्रकार की मोशन हो गई ऑर्बिटल मोशन, दूसरी प्रकार की हो गई स्पिन मोशन। ये दोनों मोशन मिलके इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उत्पन्न करती हैं, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होते ही प्रत्येक इलेक्ट्रॉन यानी ईच इलेक्ट्रॉन इज बिहेव लाइक मैग्नेट। हर इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक मैग्नेट बिहेव करने लगता है, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन में अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। अब स्टूडेंट, बात यहाँ समझने वाली है कि क्यों हम इसको स्पिन मोशन कहते हैं। बिकॉज स्पिन हमारी 2 टाइप की होती है, हमने पढ़ा था। एक होती है हमारी क्लॉकवाइज और एक होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज का मतलब मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, यानी ये हमारा क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमारी जो घड़ी चलती है ऐसे ही तो चलती है, तो ये क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये उल्टा चले, यानी कि ये इधर से इधर चले। इसमें हमने दिखाया, यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से दिखाएं, इसमें हमारा इधर चल रहा है और इसमें इधर चल रहा है, यानी कि ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा अपोजिट आएगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अगर मान लीजिए इसका मैग्नेटिक +5 है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट -5 है। क्लॉकवाइज के लिए मान लीजिए +5 है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -5। तो जब हम +5 -5 करेंगे देन हमारा 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू, म्यू इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। बस ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों समझाया, अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बाद में क्लियर होगी। चाहते तो हम डायरेक्टली भी पढ़ सकते थे। तो अब बात करते हैं कि ये मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव किया, क्योंकि इसमें 2 टाइप की मोशन होती है जिससे ये मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न करता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट आते ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। चलिए ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट के खेल को समझते हुए इसको जो है 5 भाग में डिवाइड किया गया। वो 5 पार्ट कौन से हैं मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। देन हम 2 उठाएंगे जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, उसका डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस 3 जो अभी तक आप नहीं जानते। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अगर हम, तो पहला हमारा पैरामैग्नेटिक।
अब आप सोचेंगे पैरामैग्नेटिक तो हमने पढ़ा था, जी हाँ वही वाला पैरामैग्नेटिक है। दूसरी हम बात करें तो दूसरा हमारा हो गया डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो नोट्स में सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा जल्दी लिखने की आदत है मेरी। और यहाँ पे जो हमको पढ़ना है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, क्लियर। और जो हमको चौथा लिखना है वो क्या लिखना है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और जो हमारा पांचवा पार्ट है वो हमारा क्या है, पांचवा टाइप फेरीमैग्नेटिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया है तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टॉपिक पैरामैग्नेटिक एंड द डाईमैग्नेटिक। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक की तो क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा था, पहले हम बात इसकी कर ले रहे हैं बेसिकली, देन हम इसको रफ करके और आपको पूरा साइड नोट देंगे। पैरामैग्नेटिक में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड पोजीशन में है तो ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक कहते थे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फुल्ली पेयर्ड है यानी कि एक भी अनपेयर्ड नहीं है, ऐसे सब्सटेंस को हम डाईमैग्नेटिक कहते थे। इतनी चीज़ें क्लियर है ना। तो बस यही चीज़ के बेस पे हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, देना हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने बोर्ड पे लिखा है पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक के एग्जाम्पल। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल फिर हम समझाएंगे कि कैसे। बात करें अगर मॉलिक्यूल की तो O2 और NO हमारे जो हैं ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। क्यों? अब O2 का एक्सप्लेनेशन तो MOT के बेस पे आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे बाद में। एलिमेंट्स की बात करें तो क्रोमियम मैग्नीज, तो आखिर किस बेस पे? मैंने बताया ना कि आपने पढ़ा था क्लास 11th में कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर हो, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ये तो हमारी पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम मैग्नेटिक मूवमेंट के भी बेस पे देखेंगे। दूसरी चीज बात करें तो ये जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर इनको रखा जाए तो ये बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ये बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं। चीज़ ये याद रखने वाली बात है। और क्यों वीकली अट्रैक्ट होते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, हम लिखें भले ना लेकिन हमको समझना पूरा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एटलीस्ट वन लोन पेयर, यहाँ पे साइड नोट बनाने भर का आपके लिख दे रहा हूँ मैं, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी बात ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। कहाँ पे? जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही दुर्बल आकर्षण शो करते हैं, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज बात करें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगर हम आपसे बात करें कि ये हमारा N है यानी नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ, तो यहाँ से यहाँ तक एक फ्लक्स जो जनरेट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। तो क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। अब रीजन बता दें क्यों वीकली अट्रैक्ट होते हैं। स्टूडेंट देखिए होता क्या ना, जो इस वीकली अट्रैक्ट होने का मतलब कि जैसे मैंने कहा कि इसमें एटलीस्ट वन अनपेयर्ड है, तो रीजन यहाँ से समझिए। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, मॉलिक्यूल में O2 और NO लिया, तो ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे हो गया। एलिमेंट में हमने क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन लिया, इन सब में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर है। मेटल आयन की बात करें तो कॉपर 2+ Ni2+। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए ठीक है, कॉपर 2+ में आपको दिखाते हैं कि कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, देन हम ये समझेंगे कि कैसे ये वीकली अट्रैक्ट होगा। अगर बात करें हम कॉपर की तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कितना आएगा, आर्गन। आर्गन हमने यूज किया 18 के लिए, आर्गन का होता है 18। इसके बाद हमने क्या किया, या नॉर्मली हम फिलअप करके आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे आपको लगेगा डायरेक्ट 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया, 2 2 4 से 10 2 12 एंड 3p6 18 हो गया आर्गन के जितना। उसके बाद हमको क्या करना था, हमने भरा था 3d10 और 4s1, ये तो हमने भरा था नॉर्मली कॉपर के लिए। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे Cu2+ की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे Cu2+ कर दें तो हम यहाँ पे ये 4s1 हटा देंगे, यहाँ पे 3d9 कर देंगे। अब चलिए 3d9 के लिए हम ऑर्बिटल को जब फिलअप करेंगे तो ये हमारा D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5 और ये 6वां 7वां 8वां 9। अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें
तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे, बट यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू इज नॉट 0 क्योंकि एक क्लॉकवाइज है, इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो केवल एक क्लॉकवाइज होने से थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट है, ड्यू टू दिस रीजन ये वीकली अट्रैक्ट होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इसमें एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है और वीकली अट्रैक्ट होते हैं कब, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं। और अगर एग्जांपल की बात करें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, किसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये आप लिख लीजिएगा या नोट्स में तो सब है कि हमारा मालिक्यूल ऑक्सीजन ये O2 हो गया, NO हो गया। बाकी मेटल ऑक्साइड की बात करें तो VO2 और CuO, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी कैटेगरी के हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक है। और ऐसे सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं उन सब्सटेंस को, इस प्रॉपर्टी को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। बात करें अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, यहाँ पे हमारे पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेयर इज नो अनपेयर्ड, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहता। और इसके लिए हमने केस लिया N2, तो N2 तो ये मोटी से हम क्लियर करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। NaCl एक क्रिस्टल है जो कि डायामैग्नेटिक है। जिंक की बात करें तो जिंक को लेके हम समझ लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो हम यहाँ पे जिंक का एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट के बेस पे समझेंगे। और बात करें ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो यार जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा म्यू इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि स्पिन अपोजिट रहेगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाने की वजह से ये अट्रैक्शन की बजाय रिपल्सन शो करते हैं, वो भी वीकली। कहाँ पे? जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो जो हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 होने के रीजन से ये जो है रिपल्सन शो करते हैं, यानी कि इट फील रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब रिपल्सन क्यों हो रहा है आप समझ गए होंगे पूरी कहानी। अगर आपको और डीप में थोड़ा एग्जांपल लेके समझना है तो 30 होता है, तो चलिए भर लेते हैं। यहाँ से क्यों भरते हैं हम लोग, फिर आर्गन के बाद से ही भरते हैं, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है ना। तो 30 के लिए हमारा हो गया क्या, आर्गन के बाद हमारा हो गया 3d10 हो गया, और हमारा ये 4s2। 3d10 के लिए तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया हमारा क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके एग्जांपल N2, NaCl, TiO2 और जिंक है। TiO2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट और जेई में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं, ये दोनों कैटेगरी तो हमने वही पढ़ी जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, थोड़ा सा डिफरेंट केवल हमने पढ़ा इसके बेसिस। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो हमारे बाकी के 3 बचे हुए हैं उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड देन एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंड आफ्टर दिस फेरीमैग्नेटिक। बात करें अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो हमारे मेटल आयन होते हैं, ऐसे सॉलिड में उनके मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हम बेसिकली बात करें मेटल आयन, वो छोटे छोटे ग्रुप में बंट जाते हैं, और इन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ स्मॉल मेटल आयन इज कॉल्ड डोमेन। तो ये वर्ड आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि ये डोमेन क्या है, तो मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है या मेटल आयन है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है या मेटल आयन है, ये हम इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे मेटल आयन है, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये हो गया, फिर हमारे ये नीचे को शो कर रहे हैं, है ना। अगर इनको हम बांटें इनकी डायरेक्शन के बेस पे, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनके मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इतने को एक डोमेन कहेंगे, यानी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ दी
सेम डायरेक्शन मेटल आयन। जो सेम डायरेक्शन वाले मेटल आयन है उनके एक स्मॉल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सबकी डायरेक्शन एक साइड सेम साइड है, यहाँ पे देखेंगे सबकी डायरेक्शन एक है। तो अगर बात करें इसमें तो 3 डोमेन है। इसी तरह कई सारे डोमेन होते हैं किसमें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, जो कि मेटल आयन के ग्रुप से मिलकर बनते हैं। अब मेटल आयन के ग्रुप को डोमेन कहते हैं, बट हम एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि उन डोमेन में जो मेटल आयन होंगे उनकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन सेम होगी। क्लियर? तो ये चीज हो गई, यानी कि कुछ की एक साइड है, कुछ की एक साइड, कुछ की एक साइड, और ये एक एक क्या है, एक एक ग्रुप है, और इस ग्रुप को ही हम क्या कहें, डोमेन। तो ये टर्म तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे कि डोमेन का यूज क्या पड़ा। होता क्या है ना कि जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, मान लीजिए कि यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दिए, हमारा एन हो गया, ये हमारा एस हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ डेवलप होती है। तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे जाएंगे, कौन मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ से इधर की तरफ डेवलप हुई। अब होगा क्या कि ये जो डोमेन अलग अलग दिशा में थे, ये जो डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में थे, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इनकी ओरिएंटेशन एक ही साइड हो जाती है, जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यानी कि ये सब इधर शो करने लगते हैं। ये सारे जितने मेटल आयन हैं सब सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं। और अगर ये अलग अलग डायरेक्शन शो करते तो इनमें u इज इक्वल टू कुछ तो जरूर होता, ठीक है, लेकिन हो सकता था कि कुछ अलग है कुछ अलग है, म्यू इज इक्वल टू 0 भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाती है अगर अपोजिट डायरेक्शन थे। बट जब ये सारे एक ही डायरेक्शन में हो गए, यानी कि स्पिन केवल या तो क्लॉकवाइज है या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे केस में हमारा जो म्यू है वो ऐड हो जाएगा, सारा एडिशनल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है, सारी डायरेक्शन पैरेलल है। तो ऐसे केस में म्यू इज इक्वल टू इज नॉट 0 होगा। क्यों नहीं? क्योंकि सारे म्यू की वैल्यू तो जुड़ जाएगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी फील्ड में डोमेन की भी डायरेक्शन हो गई। और इससे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों? क्योंकि सारी डायरेक्शन एक ही साइड है, और जब पूरी डायरेक्शन एक साइड होगी तो म्यू की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आएगी। म्यू की वैल्यू जब ज़्यादा आएगी इट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, और ये इतने अट्रैक्टेड होंगे कि ये परमानेंट अट्रैक्शन शो करने लगेंगे, ये परमानेंट मैग्नेट की भांति बिहेव करने लगेंगे। यानी कि अगर इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड हटा भी ले तो भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और इसलिए इन सब्सटेंस को हम परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। यानी कि जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनमें मेटल आयन होते हैं, मेटल आयन में छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाते हैं मेटल आयन अपनी ओरिएंटेशन के बेस पे, जिनको हम डोमेन कहते हैं। और सभी डोमेन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो डोमेन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाती है। इससे क्या होता है, पैरेलल एडिशन हो जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, और जब मैग्नेटिक मूवमेंट जुड़ जाएंगे तो म्यू की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी। ड्यू टू दिस रीजन इट फील्ड हाईली अट्रैक्शन इन दी मैग्नेटिक फील्ड। और इसीलिए ये क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया जाए तो ऐसे सब्सटेंस मैग्नेट की तरह ही बिहेव करते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, फर्स्टली यहाँ पे लिख सकते हैं हाईली अट्रैक्टेड, और क्यों हाईली अट्रैक्टेड हुए इसीलिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरी बात और क्या हमको पता चली कि परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, परमानेंट मैग्नेट की तरह। और क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने के बाद भी ये एज इट इज मैग्नेट बिहेव करते हैं, सो ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो CrO2, जैसे हमारे जो टेप रिकॉर्डर आते हैं, साउंड रिकॉर्डर, उसमें इसका यूज किया जाता है CrO2। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा डोमेन का सिद्धांत, पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो एंटी वर्ड लग जाने से अगर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, एंटी लग गया, इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो यहाँ पे रिपल्सन शो होगा, बट रिपल्सन बहुत ही कम शो होगा। क्यों? वीकली रिपल होंगे, इसलिए क्योंकि अगर इसमें क्या होता है, इसमें तो चलो ठीक है सब पैरेलल हो गए, बट एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है, ये जो डोमेन है ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगते हैं या मूवमेंट करते हैं। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये जो है सारे इधर को डायरेक्शन करने लगते हैं, इसी में समझ लीजिए। बाकी डोमेन का जो ये पूरा खेल है, ये डोमेन इसमें भी स्टार्टिंग में छोटे छोटे ग्रुप में वैसे ही डिवाइड रहते हैं, कैसे, जैसे उसमें थे। यानी कि जब हम इसकी बात करते हैं तो इन सारे डोमेन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, किसके,
मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब ये अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे से, यानी कि कुछ अगर एक साइड तो सेम दूसरे साइड में अपोजिट, यानी एक अगर ऊपर है तो ये दूसरा नीचे है, एक ऊपर है तो ये नीचे, और इसके कारण होगा क्या कि म्यू की जो वैल्यू आएगी वो जीरो हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है तो अट्रैक्शन तो होना ही नहीं है, और अट्रैक्शन होना नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट है, इस कारण क्या होता है, रिपल्सन होता है और वीकली रिपल होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वीकली रिपेल, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरी बात, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, सॉरी इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो हो सकता है। क्लियर। तो ये रहा हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक। Mn2O3 और FeO इसके एग्जाम्पल हैं जो कि आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लास्टली बात करते हैं फेरी मैग्नेटिक की। तो फेरी मैग्नेटिक जो है, सबसे पहले इसके बारे में बता दें, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों वीकली अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो डोमेन होते हैं, हमने जैसे छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड किया था मेटल आयन को, तो डोमेन में कुछ तो एकदम पैरेलल होंगे, यानी कि कुछ तो एकदम पैरेलल इन दी सेंस की मान लीजिए ये दो इधर गए, ये चारों इधर गए, इसमें केवल एक एक इधर गए, फिर ये ऊपर ही गए, यानी कि इसमें जो डोमेन की डायरेक्शन होगी कुछ पैरेलल होगी, कुछ एंटी पैरेलल होगी। तो अब ये नहीं क्लियर है कि इक्वल एंटी पैरेलल होती तो कैंसिल आउट हो जाता, म्यू की वैल्यू जीरो आ जाती, और अगर सब पैरेलल होते तो फिर म्यू की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आती। बट यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कितनी ज़्यादा पैरेलल और कितनी ज़्यादा एंटी पैरेलल, यानी कि अगर इसको हम इसमें समझना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, बट यहाँ पे एक की डायरेक्शन नीचे हो गई, दो की डायरेक्शन नीचे, फिर इसकी डायरेक्शन ऊपर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर वाले डायरेक्शन की, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू ज़्यादा आएगी, नीचे वाले की लिखा हम, जब हम जोड़ घटाना सब कर लेंगे तो म्यू की वैल्यू हमारी कुछ ना कुछ आएगी, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ना तो टोटली पैरेलल है, ना आधे एंटी पैरेलल और पैरेलल है, अनइक्वल रूप में डिस्ट्रीब्यूट है डोमेन, और इनकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के कुछ पैरेलल है और कुछ एंटी, यानी कि कुछ तो इधर जा रहे हैं और कुछ इधर जा रहे हैं। तो इस कारण ये बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वीकली अट्रैक्ट होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होता है। ठीक है। और क्यों वीकली अट्रैक्ट होता है मैंने बता दिया, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक, यानी कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि कुछ पैरेलल है और कुछ एंटी पैरेलल है। अब तीसरी चीज अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो Fe2O3 है और B2O3 है। V2O3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। Fe2O3 की बात करें, एक चीज और हम आपको बता दें कि ये जो होता है, अगर इन तीनों को हम हीट करते हैं, इन तीनों को हम हायर टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो ये तीनों की बात बता रहा हूं, हायर टेम्परेचर पे ले जाने पे ये अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के पैरामैग्नेटिक लाइक बिहेव करने लगते हैं। हायर टेम्परेचर पे ले जाने पे ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, हायर टेम्परेचर पे ले जाने के बाद ये अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के तीनों फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एज वेल एज फेरीमैग्नेटिक, ये तीनों पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। स्टूडेंट्स, बात करें अगर एग्जांपल की कि कैसे ये सारे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं हायर टेम्परेचर पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहला एग्जांपल लिया Fe2O3। अभी मैंने आपको बताया कि Fe2O3 जो है वो हमारा फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, लेकिन हाँ ये रूम टेम्परेचर पे फेरीमैग्नेटिक है। अगर हम इसको 850 यानी 850 केल्विन पे हम इसको हीट करते हैं, यानी कि हायर टेम्परेचर देते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे के सारे हायर टेम्परेचर देने पे लाइक एज पैरामैग्नेटिक बिहेव करते हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या प्रॉपर्टी थी, पैरामैग्नेटिक में थी कि ये जो है वीकली अट्रैक्ट होते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरी चीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाए तो ये फिर नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। यही तो पैरामैग्नेटिक का करेक्टर था, यानी कि परमानेंट मैग्नेट नहीं बनते। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो V2O3 ये रूम टेम्परेचर पे हमने इसको एग्जांपल में लिया था एंटी फेरोमैग्नेटिक के। तो जी हाँ, ये रूम टेम्परेचर पे एंटी फेरोमैग्नेटिक भी है, बट जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 150 केल्विन, ये फिर से बन जाता है, यानी कि ये भी बन जाता है क्या, पैरामैग्नेटिक। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि कैसे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये सारे शो कर देते हैं। तो आई होप आपको पूरी तरह से ये लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसीलिए सबसे पहले आपको बेसिकली अलग से एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए, मैं जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार वीडियो को बनाऊंगा और बेहतर तरीके से बनाऊंगा, और इसकी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। एक लेक्चर और बचा है सॉलिड स्टेट में, आफ्टर दिस हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।